हम वहीं से लौट के आए हैं, वो एग्जैक्ट वही जगह, वो जो जहाँ पे कल जो घटना हुई है बेताब बहली में, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। क्या कुछ देखा वहाँ पे आपने और क्या कुछ कमियाँ थी? ये जो आतंकवादी हैं ये फरवरी महीने से ही रेकी कर रहे थे, स्पॉट्स की तलाश में थे कि कहाँ पे अंजाम देना है। ऐसा न्यूज़ में जैसा दिखाया जा रहा है। मैं वहाँ 9 दिन रुका, ऐसा लगा ही नहीं कि हम अनजान जगह पे हैं जी। इतने वहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए लोग जो है आपको आतुर रहते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कई सारे, उसमें ये बताया जाता है कि सुरक्षा के जो इंतजामात थे वो उस स्तर के नहीं थे वहाँ पे। ये जो रेकी ये लोग कर रहे थे तो इनको मिल गया सॉफ्ट जगह कि कहाँ पे हम टारगेट करेंगे कि बड़ा अंजाम। बाकी जगहों पर अगर ये करते तो मारे जाते, क्योंकि सुरक्षा वाले इतने मुस्तैद थे भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है कि उनका उंगली बिल्कुल घोड़े पे है। ये कश्मीरियों को अपना भाई कहते हैं तथाकथित तौर पे, लेकिन ये तो कश्मीरियों का नुकसान कर रहे हैं। भाई रहते, भाई का तो नुकसान कर रहे हैं लोग जो है ये लोग उनके पेट पे लात मार रहे हैं। जिसके पास जो है बकरी है वो उसी से कमा रहा है, कबूतर है उसी से कमा रहा है, खरगोश एक छोटा सा रखा है, खरगोश में क्या कीमत है, कुछ नहीं, लेकिन एक खरगोश उसको दिन भर में 1000 रुपये कमा के दे दे रहा है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बजाबते, और ये एडमिशन लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए, फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में ट्रेनिंग, आपको गन सिखाएंगे, ये करेंगे। सेल्फ डिफेंस के नाम पे, देश के रक्षा के नाम पे बच्चों को वर्ग लाते हैं, अपने अंडर 2 साल 3 साल रखते हैं और पूरा उस दौरान ब्रेन वॉश कर देते हैं। और जो इनके आका हैं वो सब तो बैठ के कहीं और मौज करते हैं। तो इन आकाओं का उपाय करना ज़रूरी है। आज के समय में आर्थिक विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है शांति। कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रहेगा, शांति होगी तो लोग घरों से निकलेंगे, और घरों से निकलेंगे तो पैसे जाके मार्केट में ही दे के आएंगे। STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं टॉक विद अंसारुल, और टॉक विद अंसारुल में आज बात लहूलुहान कश्मीर की। कश्मीर जो कि लंबे समय बाद आतंकी हमले और तमाम तरह की परिस्थितियां झेलने के बाद एक बार ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे चमन का एक माहौल बन गया है और सैलानियों की भीड़ वहाँ जमा हो रही थी। तो अचानक कल कुछ हैवानों ने वहाँ पर जिस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसको लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है और लोगों में ज़बरदस्त गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। ऐसे में महज 5 रोज़ पहले मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं अंगद प्रताप सिंह जी, वो कश्मीर के उस जगह से होकर के आए हैं जहां पे ये आतंकी हमला हुआ। पहलगाम का वो जगह, एग्जैक्ट उस जगह पे इन्होंने विज़िट किया था और वहाँ से जस्ट अभी आए हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं इनके अनुभव की, और इस पर भी बातें होंगी कि इस तरह की चीज़ों से अर्थव्यवस्था पे क्या कुछ असर पड़ता है। अंगद जी, बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ पर। हम लोग आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिससे पूरा देश मर्माहत है। जो आतंकी घटनाएं हुई हैं कश्मीर में, आप महज 5 रोज़ पहले वहाँ थे। आप सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया ये दी कि क्या कुछ देखा वहाँ पे आपने और क्या कुछ कमियाँ थीं? जी बिल्कुल, करीब से कश्मीर को देखने का मौका मिला। अंसारुल जी, कल की जो घटना है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और कल शाम तक मुझे नहीं पता था एक्चुअली। मैं कश्मीर गया तो फेसबुक पे हमने बहुत सारे पोस्ट डाले, तो बहुत सारे मित्रों ने कल शाम को फ़ोन करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि कोई घटना हुई है, क्योंकि मैं जनरली टीवी और ये न्यूज़ और ये सब मैं दूर ही रहता हूँ। फिर तब मैंने न्यूज़ देखना और ये करना शुरू किया, तो पता चला कि एक आतंकी वारदात हुई है। फिर हमने डिटेल में उसको देखना, वीडियोस वगैरह जो आ रहे थे वो देखना हमने शुरू किया। तो ऐसा लग रहा था भाई ये तो कल की बात है, कल हम वहीं से लौट के आए हैं, वो एग्जैक्ट वही जगह, वो जो जहाँ पे कल जो घटना हुई है बेताब बहली में, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। वहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं, वाकई में बहुत सुंदर जगह है, और वहाँ पे ये घटना हो गई, बड़ा दुखद है। 28 लोग
बेनिहत्थे लोग और मासूम लोग एक तरह से कहा जाए, उनके कोई गलती नहीं थी, निर्दोष लोग मारे गए। बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग, देखिए अभी भी मेरा रोआं खड़ा हो रहा है कि बिल्कुल एकदम मतलब आम जन जो पैसे खर्च करने जा रहे हैं वहाँ वो कुछ लोगों को देने जा रहे हैं, ठीक है, और हम वहाँ से ले करके आते हैं यादें। वहाँ के स्थानीय लोग तो वाकई में बहुत अच्छे हैं, वहाँ जब आप जाएंगे वो काफ़ी मदद करते हैं और आपको किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं आने देते हैं। और कभी ऐसा लगा ही नहीं, मैं वहाँ 9 दिन रुका, ऐसा लगा ही नहीं कि हम अनजान जगह पे हैं जी। इतने वहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए लोग जो है आपको आतुर रहते हैं। और उस जगह पे ऐसी घटना, ये आतंकवाद का सबसे बुरा नजराना कहिए, क्योंकि अभी तक आतंकवादी भी टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते थे, वो पर्यटकों को कभी भी उन्होंने परेशान नहीं किया। और मुझे लगता है कि शायद ये फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पे पर्यटकों के ऊपर ये ऐसी घटना हुई है और इससे आत्मा हिल जा रहा है। रात को तो ऐसा लगा कि मुझे लगता है मैं रात को 2-3 बजे तक मैं सोया ही नहीं, सिर्फ दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी कि भगवान का शुक्रिया अदा करूं या मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम पूरे परिवार के साथ थे, मेरा बेटा, बेटी, पत्नी, मैं खुद, हमारे मित्र चंदू जी, उनकी पत्नी, और एक और परिवार मैं आपको बता दूं, विजडम होटल के जो ओनर हैं राजीव विजडम जी और वो उनकी पत्नी, ये सारे लोग हम लोग गए थे वहाँ पे। और वहाँ की खूबसूरती का हमने जब बखान किया तो एक हमारे मित्र थे जो काठमांडू से गए थे सिर्फ वैष्णो देवी दर्शन करने और वहीं से उनको लौट जाना था, वो भी अपने बेटे बेटी के साथ गए थे। और इत्तेफाक से उनसे बात हुई चंदू जी से और वो बोले कि हम लोग श्रीनगर में हैं, तो वो बोले कि बस हम भी आ गए, हम कभी श्रीनगर घूमे नहीं हैं, हम भी आ गए। तो वो भी अपने परिवार के साथ आ गए और सब लोग हम लोग साथ में थे, बड़ी अच्छा लगा। लेकिन कल की घटना देखने के बाद फिर मन अपने आप में अभी तक विचलित है। सच पूछिए तो मैं अभी तक जो है अंदर से व्यथित हूँ, दुखी हूँ। और जब वो मैं वीडियो देख रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा है जिसको गाड़ी में वही वहाँ के लोग बैठा के लेके जा रहे हैं, शायद CRPF वाले हैं कि चलो चलो बेटा घबराओ नहीं, लेके चलो। और वो छोटा सा बच्चा, मुझे लगता है मुश्किल से 2 साल का बच्चा होगा, और वो रो रहा है कि उसके दादू को गोली लग गई, और वो बच्चा रो रहा है। वो वीडियो मेरे से देखा नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई देखिए, थोड़ी पुराना रहता, 1-2 साल 5 साल 10 साल पीछे की बात रहती तो उतना नहीं खलता। अभी 4 दिन रिसेंट आप जो आए और ये सब चीज़ें जो घटित हुई तो निसंदेह आपको लग रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं मन में एक डर भी होगा कि आप जो है बाल बच गए। बिल्कुल बाल बच गए, क्योंकि देखिए एक डिटेल न्यूज़ भी मैं आज देख रहा था, उसमें ये पता चल रहा है कि ये लोग फरवरी से प्लानिंग शायद ये उसका रेकी कर रहे थे। ये जो आतंकवादी हैं ये फरवरी महीने से ही रेकी कर रहे थे, स्पॉट्स की तलाश में थे कि कहाँ पे अंजाम देना है, ऐसा न्यूज़ में जैसा दिखाया जा रहा है। और मार्च में भी इन्होंने रेकी किया था और अप्रैल में इन्होंने ये तीसरी बार इन्होंने ये किया। 2 बार पहले भी, एक 8 अप्रैल को, उस दिन मैं खुद वहीं पे था, एक 16 अप्रैल को और एक कल, और फाइनली कल इन्होंने अंजाम दे दिया। लेकिन एक चीज़ बड़ा, इसको क्या कह लें, गैर जिम्मेदाराना या जो भी कह लें, कि अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 3 बार इससे पहले भी रेकी हो चुकी थी, और बावजूद इसके जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कई सारे, उसमें ये बताया जाता है कि सुरक्षा के जो इंतजामात थे वो उस स्तर के नहीं थे वहाँ पे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरा जम्मू और कश्मीर काफ़ी बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और तो कठिनाई तो वहाँ पे है। हम लोग जम्मू उतरे और जम्मू से बाई रोड गए। जम्मू से जब बाई रोड गए अप टू पहलगाम, तो देखते हुए गए, और पूरे रास्ते में हमें CRPF के जवान मिले जगह जगह पे, आर्मी के भी लोग मिले, और सुरक्षा के तो पूरा पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन यह जो स्पेशल पॉइंट था
जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। इस जगह का नाम है पहलगाम में जब आप नीचे ठहरते हैं और वहाँ से आप घाटी में ऊपर जाना होता है पहाड़ के ऊपर, और वो रास्ता बहुत दुर्गम है। हम और आप मैदानी इलाके के लोग हैं, हम लोग पैदल भी नहीं जा सकते क्योंकि बिल्कुल खड़ा ऐसे पहाड़ है और पथरीला पूरा पत्थर है और पानी कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, आप घोड़े के थ्रू ही जा सकते, दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है, न गाड़ी न बाइक, कुछ नहीं। इवन पैदल तक आप नहीं जा सकते। लोकल लड़के ही वहाँ पैदल चलते हैं। हम और आप तो 4 कदम में गिर जाएंगे, इतना मतलब ये है। और ये सब करने के बाद आप ऊपर जाते हैं घाटी में, जिस जगह का जहाँ पे जो कल घटना हुई उसका नाम है बेताब घाटी, और उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, इसलिए कि आप देखेंगे चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में जो है एक बड़ा सा मैदान है और काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति लगता है कि आप जन्नत में वाकई में शांति की खोज में आप आए हैं। और उस शांति में जो है इन्होंने ये घात लगा के बैठे होंगे और इन्होंने फायरिंग कल शुरू कर दी। तो ये एक लौता जगह मुझे ऐसा मिला पूरे मेरे ट्रिप में। मैं 9 दिन रुका पूरी कश्मीर घाटी में, जगह जगह गया, और एक दूसरा जगह भी मुझे मिला जहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ा कम था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से वहाँ होना चाहिए। उस जगह का नाम है दूध पथरी। वो भी काफ़ी मनोरम जगह है, वहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। तो वहाँ भी सिक्योरिटी का अभाव मुझे दिखा। और ये मिनी स्विट्जरलैंड जहाँ कल घटना हुई है, वहाँ तो एक भी सिक्योरिटी नहीं था, उस दिन भी नहीं था जिस दिन हम लोग गए थे, उस दिन भी नहीं था। और मुझे लगता है कि जानबूझकर ये जो रेकी ये लोग कर रहे थे, तो इनको मिल गया सॉफ्ट जगह कि कहाँ पे हम टारगेट करेंगे कि बड़ा अंजाम। बाकी जगहों पर अगर ये करते तो मारे जाते, क्योंकि सुरक्षा वाले इतने मुस्तैद थे भाई साहब, मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है कि उनका उंगली बिल्कुल घोड़े पे है, कि ऐसा मतलब मच्छर भी हिले हम फायर शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि ये लोग इसीलिए रेकी 2 महीने से कर रहे थे, 3 महीने से कर रहे थे, कि कौन सा वो सॉफ्ट जगह है जहाँ पे हम घटना को अंजाम देंगे तो इसका रिजल्ट बड़ा आएगा, ज़्यादा लोगों को हम मार सकेंगे। और वो जगह उनको वहाँ पे मिला, और वो जगह वो वाकई में वहाँ पे सुना था जहाँ पे कल ये अंजाम हुआ है। अमूमन दिन में वहाँ कितने लोग आते होंगे? हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन बहुत क्राउड था। ठीक है, बाकी दिनों का जो है अलग अलग हिसाब किताब रहता है, फिर भी जिस दिन हम लोग गए थे मुझे लगता है कि वहाँ पे 3-4 हज़ार लोग ज़रूर थे। 3-4 हज़ार लोग जमा होते थे वहाँ पे एक दिन में तकरीबन? जी, उससे ज़्यादा ही लोग होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन बावजूद इसके वहाँ पे सिक्योरिटी का उस तरह से ना होना, ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी 9 दिन के ट्रिप में इवन रेलवे स्टेशन भी हम लोग गए, बस स्टैंड भी गए, एयरपोर्ट भी गए, हर जगह इतनी टाइट सिक्योरिटी, रास्ते पे, होटल के पास, बाज़ार में, चौक चौराहे पे, डल झील के पास पूरा सीआरपीएफ भरा हुआ। ठीक है, तो ये सारे जगहों पे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आतंकवादी थे ये सर्च में थे कि भाई कहाँ पे हम वैसा जगह चुने कि जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं हो, ताकि हम आराम से, शायद वो कल वहाँ पे आधे घंटे तक उन्होंने तांडव किया है, एक एक आदमी का नाम पता पूछ के, और पता नहीं क्या क्या वो सब हरकत जो ये लोग किए हैं, पर्याप्त समय उनको मिला। तो एक वही जगह था और उसको उन्होंने सेलेक्ट किया और वो घटना को अंजाम दिया। तो मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और अपने ईश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ कि भाई पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे, सुरक्षित आ गए। लेकिन सच पूछिए, मैं दिल से बता रहा हूँ कि पूरी मेरे 9 दिन की यात्रा में, 9 दिन स्टे, यात्रा तो हमारी 10 दिन की थी, 9 दिन हम लोग जम्मू और कश्मीर मिला के 9 दिन स्टे किए। कभी भी मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा कि हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं, कभी भी डर नहीं लगा। वहाँ के जो आम लोग हैं, उन बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ होगा, दुकानदार हैं, चाहे जो भी सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, जो वहाँ के कश्मीरी, जो असली कश्मीरी लोग हैं, तो उन लोगों का मिजाज कैसा लगा? बहुत बढ़िया। जो कश्मीर के लोग हैं, जो कश्मीर के आवाम हैं, जो वहाँ के लोकल जनता हैं, वो लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनसे आप कुछ भी मांगिए वो आपको देने के लिए तैयार रहते हैं।
ठीक है, और ऐसा लगा कि वो हमारे ही खिदमत में। देखिए उनकी रोजी रोटी भी टूरिस्ट से ही चलती है, पर्यटकों से ही चलती है। वहाँ एक चीज़ हमने देखा कि हर चीज़ बहुत महंगी है, कोई भी सर्विस, कोई भी सुविधा, इवन होटल्स काफ़ी महंगा, टैक्सी महंगा, घोड़ा महंगा। अब बताइए घोड़ा पे हम लोग गए तो घोड़े का पैकेज होता है वहाँ। पहलगाम में आप जाएंगे ना तो पहलगाम घूमने के लिए आपको घोड़ा चाहिए, आप पैदल नहीं घूम सकते हैं, और उनका पैकेज होता है। तो 7 वहाँ पे वैली है, 7 घाटियाँ हैं जिनको आपको देखने लोग जाते हैं। तो उसका पैकेज बनोगे, 3 घाटी का 3000, 4 घाटी का 4000, 7 घाटी का पूरा, अगर 7 घाटी आप घूमते हैं तो 8000 9000 ऐसे ही वो डिमांड करते हैं। और हम लोगों को मालूम था कि वहाँ बार्गेनिंग भी खूब होता है, तो हम लोग खूब बार्गेनिंग भी कर रहे थे। तो वो लोग भी, हमने बोला कि नहीं हम लोग 6 लोग हैं, हम सब लोग नहीं जाएंगे, बस 2 आदमी घूमने जाएगा। तो वो बोले नहीं नहीं सर जी आप लोग सब सारे लोग जाइए, हम लोग डिस्काउंट कर देंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने बार्गेनिंग भी किया। फिर भी एक घोड़े का मुझे लग रहा है, हमने 6 घोड़े लिए थे, 6 घोड़े का हमने 30,000 या 32,000 रुपये दिए थे उनको। तो आप बताइए कि एक घोड़ा आप 2 घंटा के लिए ले रहे हैं और 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो इट्स टू मच। और फिर आप लौट के आएंगे, फिर उसी घोड़े पे फिर दूसरा आदमी बैठेगा, तो दिन भर में एक ही घोड़े से 3 ट्रिप करते हैं, 2 ट्रिप करते हैं, 5,000 भी लिए, 4,000 भी लिए, तो आप समझिए दिन में 10-12 हज़ार एक घोड़े से कमा लेते हैं। तो इनकी वही कमाई है, तो अच्छा है। मुझे उस उसकी हिसाब ये से चीज़ जैसा खराब आप नहीं बता लगी। रहे हैं तो वहाँ के लोगों का तो एक तरह से आर्थिक विकास भी हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। हाँ जी जी, बिल्कुल आर्थिक विकास हो रहा है। आप वहाँ पे देखिए, अब जैसे हम लोग अमूमन एक टैक्सी करते हैं लोकल शहर, सिर्फ एक शहर घूमने के लिए, तो एक शहर में कोई टैक्सी कितना चलेगा, 100 किलोमीटर। अब जैसे हम लोग रेडिसन में ठहरे थे, वहाँ से आप डल झील जाइए, वहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर होगा। वहाँ से निषाद गार्डन 2 किलोमीटर, फिर उधर से शालीमार गार्डन 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से परी महल 4 किलोमीटर, आपका ये टूलिप गार्डन, ये सारे उसी इलाके में पड़ते हैं। तो आप दिन भर घूमेंगे, फिर वापस आप शाम को होटल आएंगे, तो आपकी टैक्सी कुल मिला के 100 किलोमीटर भी नहीं चलती है, 60 किलोमीटर चलती होगी मुश्किल से, ठीक है। और आप पैसे देते हैं 5,000। अब जोड़िए कैसे पड़ा वो, यानी कि 100 रुपये पर किलोमीटर। तो महंगाई तो है, तो लेकिन हम लोग को देने में उतना ये भी, चूँकि लगता है कि भाई चलो टूरिस्ट जगह पे आए और इनके पास दूसरी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब आप जैसे पहलगाम में हम लोग गए, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो एक बूढ़ा बंदा आया और वो बाज पक्षी होता है ना, ईगल, वो ला के मेरे कंधे पे रख दिया। मैं बोला ये क्या है भाई, तो नहीं आप और वो बोला कि आप पठान वाला ये मुरेठा लगा लो, और ये बाज ऐसे यूं बाँह फैला के आप यहाँ बाज रखो, बहुत सुंदर फोटो आएगी साहब जी। तो हमने उसको बुलाया भी नहीं था, वो खुद ला के रख दिया। उन्होंने कहा चलो भाई फ़ोटो एक ले लो, ठीक है। और वो बाज अपना लेके चला गया, और उसके मैंने कहा क्या दे दें आपको, तो जो आपको समझ में आया, हम कुछ मांगेंगे नहीं। तो चलो भाई 100 रुपये दे दिए, वो उतना में ही खुश, ठीक है। फिर एक खरगोश वाला आ गया, भाई सब खरगोश रख दिया, खरगोश वाला ले गया। फिर हम लोग आगे गए, कबूतर वाले आ गए, वो बकरे वाले आ गए। तो जो भी लोग हैं वो टूरिस्ट के साथ ही छोटी छोटी चीज़ों से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। छोटी जिसके पास जो है बकरी है वो उसी से कमा रहा है, कबूतर है उसी से कमा रहा है, खरगोश एक छोटा सा रखा है, खरगोश में क्या कीमत है, कुछ नहीं, लेकिन एक खरगोश उसको दिन भर में 1,000 रुपये कमा के दे रहा है। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिस्ट बेस्ड ही है, इसलिए वहाँ के लोग टूरिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। और कोई भी घटना होती है ना, छोटी से छोटी घटना भी होती है, तो टूरिस्ट, ये जो लोकल लोग हैं वो तुरंत आपको सपोर्ट करते हैं, टूरिस्ट आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। इस मामले में भी देखा जा रहा है कि जो है बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं वो इस हमले का विरोध में कैंडल मार्च और तरह तरह के एहतजाज भी जता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक मैं वाक़या बता रहा हूँ। मैं वहाँ पे, हम लोग एक मार्केट में गए, वहाँ पे एक काफ़ी अच्छी दुकान दिखी, हम लोग बैठ गए, सामान वो दिखाने लगे।
अच्छा, एक ही दुकान में ना सब कुछ मिलता है। मैक्सिमम दुकान वहाँ उसी टाइप की मिलेगा। वहाँ शॉल भी देंगे, वो गमछा भी देंगे, मफलर भी देंगे, जैकेट भी दे रखे होंगे, आपके ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे वहाँ पे, आपका ये कहवा भी मिलेगा। मतलब एक दुकान में आप बैठिए और हर चीज़ आपको वहाँ की जो टोपिया वहीं का है क्या? नहीं, ये टोपी वहाँ की नहीं है। तो हम लोग लगे देखने, फिर ठीक है कुछ चीज़ पसंद आने लगी, फिर हम लोग उसको फाइनल करने लगे, भैया ये रख दो। पश्मीने का शॉल हो गया, वहाँ का कश्मीरी ये लेडीज़ लोगों का एक सूट आता है, तो उसका भी कपड़ा, और सस्ते दामों में, बहुत अच्छा किफ़ायती। आप यकीन नहीं मानेंगे, ओरिजिनल पश्मीना 2000 रुपये में, जो पश्मीना हम लोग यहाँ 10,000 रुपये में ख़रीदते हैं पश्मीने का शॉल। मैं पिछले साल ख़रीदा हूँ 10,000 रुपये, दार्जिलिंग गया था, वहाँ पश्मीना बोल के दे दिया 10,000 रुपये में। एक कलकत्ता से मैं लाया था, 12,000 रुपये बोला था, बहुत बार्गेनिंग किया तो 10,000 रुपये में दिया। तो 10,000 से कम में आपको पश्मीना मिलेगा नहीं, और वहाँ पे पश्मीना आपको 2,000 में, वही पश्मीना। और आप बोलेंगे कैसे आप ओरिजिनल है, तो भाई साहब वो हमारे सामने रिंग में, ऊँटी में वो निकाल के पूरा का पूरा शॉल निकल गया रिंग से। तो डैट इज़ द क्वालिटी ऑफ पश्मीना की। तो हम उनसे खरीद रहे थे। तो मतलब सामान जो है, जो वहाँ गर्म कपड़े या ये सब सस्ते मिलते हैं, सर्विसेज थोड़े महंगे होते हैं। हाँ, कपड़े बहुत सस्ते हैं। जैकेट मैं आपको बता दूं, जो 2000 में हमने लेदर के जैकेट खरीदे, यहाँ 8,000 10,000 की जो जैकेट वहाँ 2000 में मिला था। 1500 1800 2000 मैक्सिमम हो गया। इतने सुंदर सुंदर जैकेट। हमारे साथ मजबूरी थी कि फ़्लाइट से लौटना था, ज़्यादा सामान ले नहीं सकते थे। गलती हमने ये करी। अगली बार फिर हमने प्लान बनाया कि अगली बार आएंगे ना तो आएंगे फ़्लाइट से, जाएंगे ट्रेन से तो ज़्यादा सामान हम लेके आ सकते हैं। अब फ़्लाइट में एक बंदे का 15 किलो अलाउड है। इस अब हम यहीं से गए थे तो 10-10 किलो हमारा सामान, 11 किलो, किसी का 12 किलो का अटैच ही था। अब मुश्किल से 2-3 किलो ही, 4 किलो ही एक में अट रहा था। अब एक जैकेट ही 2 किलो का हो जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं भी ले पाए ये इसके वजह से। तो मैं ये बता रहा था कि उन भाई साहब से बात हो रही थी, उनके दुकान पे बैठे बैठे हम लोगों ने काफ़ी सामान ख़रीद लिया। तो बातचीत होने लगी, उन्होंने पूछा आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग बिहार से हैं? वो खुद ही बोले आप लोग बिहार से हैं? बोले हाँ भाई साहब बिहार। बिहार में कहाँ से? बोला चंपारण से। तो वो बोलते हैं कि चंपारण में कहाँ से? बेतिया से या मोतिहारी से? तो हम लोग चौंके कि भाई आप बेतिया मोतिहारी आप जानते हैं क्या, आप गए हैं? तो बोले कि भाई साहब मैं 2007 से 2019 तक 12-13 साल में कंटिन्यू गया हूँ। और हम लोग, चूँकि मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बोले कि ये सारे कपड़े हमारे यहाँ बनते हैं, तो हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। तो पहले टूरिस्ट नहीं आते थे, तो हम लोग इसको बेचने कश्मीर के बाहर जाते थे, रेस्ट ऑफ द इंडिया में। तो साउथ में हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि उधर ठंड पड़ती नहीं है, तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में ही फोकस रहता था। और नॉर्थ इंडिया में भी मेनली हमारा यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो बोले कि मेरे हिस्से में, हम लोग 5 भाई हैं, तो मेरे हिस्से में बिहार मिला था। अच्छा। ठीक है। और बिहार में भी हमारी टीम थी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, लेकिन मैं चंपारण बहुत बार गया हूँ, वहाँ काफ़ी दिन रुका हूँ। हम लोग बोले, वो बता रहे थे कि छठ से लेकर और होली तक 3 महीने हम लोग बिहार में ही रहते थे। और बोले कि आपके चंपारण के लोग काफ़ी अच्छे हैं, ये बात भी वो बता रहे थे कि बिहार के बाकी जगह से मुझे चंपारण आपका अच्छा लगा। और वो खुद बता रहे थे, उनको इनाम भी याद था कि रामगढ़वा है, रक्सौल है, बेतिया है, मोती, ये सब उनको याद था। तो हाँ, वो सीजन में जो है तरह जो है वो एग्जीबिशन लगा करके लोग जो है देते हैं, लोग दुकान यहाँ लगाते थे। वो बता रहे थे कई जगह हम लोग दुकान अपना स्टॉल लगाते थे, और दुकान वालों को भी देते थे, और हम लोग अपना खुद का भी स्टॉल लगाते थे। तो वो 12-13 साल से यहाँ पे आते थे और करते थे। और बता रहे थे कि 19 तक हमने किया, 20 और 21 में कोरोना की वजह से हम लोग कहीं निकले नहीं, बहुत नुकसान हुआ, पूरे देश का ही नुकसान हुआ। और 22 से यहाँ पे हालात सुधरने लगे सर जी, तो 22 से हम लोग जाना बंद कर दिए। 22, 23, 24 हमारा धंधा बहुत अच्छा चला। और ये बोले कि 25 में तो इतना ज़बरदस्त धंधा चल रहा है कि अभी हमारे पास माल ही नहीं है, कि अभी अप्रैल शुरुआत हुई है और हमारे सारे माल ख़त्म हो गए, हमारे पास स्टॉक नहीं है कि हम सेल करें। इतना ज़बरदस्त जो है यहाँ पे पर्यटकों का आगमन हुआ है, अट्रैक्शन बढ़ा, शांति बहाली हुई है वहाँ पे।
तो उससे सबको फ़ायदा हुआ। कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट है, एक धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है, तो वहाँ पे जा कर के लोग जो है एंजॉय कर रहे भाई साहब, हैं, आलम नेचुरल ये- ब्यूटी देख रहे हैं, और जी। साथ साथ वहाँ का इकोनॉमी भी बूस्ट हो रहा है। जी। आलम यह था कि मैं आपको बता दूं, जो आज़ाद वो लाल चौक है, लाल चौक पे ऐसा लग रहा था कि भाई शरीर से शरीर रगड़ा रहा है, इतनी भीड़, इतनी ज़बरदस्त क्राउड। गाड़ी 1 मिनट के लिए भी पुलिस वहाँ रुकने नहीं देती थी। अब बस उतरिए, उतरने में तब तक पुलिस वाले सीटी बजाना शुरू कर देते, जल्दी जल्दी जल्दी, तो जाम लग जाएगा। और उतरने के बाद आप पैदल चलिए, और इतनी ज़बरदस्त क्राउड कि आदमी से आदमी टकरा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं। और उनके धंधे खूब मस्त चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों को तो बेनिफिट है ही। जैसे जब शांति जब तक बहाल नहीं होगी किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आज के समय में आर्थिक विकास का सबसे बड़ा मूल मंत्र है शांति। कानून व्यवस्था स्ट्रांग रहेगा, शांति होगी, तो लोग घरों से निकलेंगे, और घरों से निकलेंगे तो पैसे जाके मार्केट में ही दे के आएंगे। तो ये जो है असर पड़ता है, अशांति जब पैदा होती है, और ये नापाक हरकत करने वाले उनका ये मंसूबा होता है किसी न किसी रूप में शांति व्यवस्था को भंग कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो नापाक मंसूबे वाले लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, इनको क्या बोलेंगे कि ये सभ्य भाषा समझते नहीं हैं। इनके ऊपर कड़ी, इनको इन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा। ये लोग, चूँकि देखिए, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा ने इसका जिम्मेदारी लिया है। तो लश्कर तैयबा क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जो भोले भाले नौजवान बच्चों को, 15 साल के बच्चों को, 16 साल के बच्चों को ये लोग लेते हैं। इस तरह हमारे यहाँ एलन है, फिटजी है, कैरियर पॉइंट है, विद्या मंदिर है। तो ये लोग क्या करते हैं, 15-16 साल के बच्चों को लेते हैं और इनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाते हैं। एलन हो गया, आपका फिटजी हो गया, कैरियर पॉइंट, ये सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बच्चों को लेते हैं और इनको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, नीट क्वालिफाई कराते हैं, जेई क्वालिफाई कराते हैं, और तब यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर अच्छे अच्छे बनते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है कि ये 15 साल के बच्चों को लश्कर तैयबा में भर्ती लेते हैं। वो और कौन सा ये को है, जमाते, बहुत सारे संगठन हैं। तो ये अब तो कम हो गए थे, लेकिन फिर जो है अब नाम आ रहे हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बजाबते, और ये एडमिशन लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए, फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में ट्रेनिंग, आपको गन सिखाएंगे, ये करेंगे। सेल्फ डिफेंस के नाम पे, देश के रक्षा के नाम पे बच्चों को वर्ग लाते हैं, अपने अंडर 2 साल 3 साल रखते हैं, और पूरा उस दौरान ब्रेन वॉश कर देते हैं। और उनके अंदर इतनी नफ़रत भरी जाती है कि हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है, ये सबको जो है बदला लेना है। और वो सब अबोध बालक, जिनका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, उनको जो आप बोलेंगे उनके दिमाग में बैठ जाता है। उनको वो उस ढंग से ट्रेनिंग देते हैं, हथियार चलाना सिखा दिया, पकड़ा दिया, जा बेटा सूली पे कूद जा। और जो इनके आका हैं, वो सब तो बैठ के कहीं और मौज करते हैं। तो इन आकाओं का उपाय करना ज़रूरी है। बिल्कुल। और ये किसी का भला नहीं करते, ये कश्मीरियों को अपना भाई कहते हैं तथाकथित तौर पे, लेकिन ये तो कश्मीरियों का नुकसान कर रहे हैं। भाई रहते, भाई का तो नुकसान कर रहे हैं लोग, जो है ये लोग उनके पेट पे लात मार रहे हैं। मान लीजिए कि इस तरह की घटनाएं हुई, तो अब तो वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे नहीं, जाने से बचेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि वो भाई साहब के सारे स्टॉक्स जो है अप्रैल में ही ख़त्म हो गए, तो एक तरह से उनका रोजी रोटी बढ़िया चल रहा था, इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही थी, तो इससे तो उनका भला हो रहा था। अब ये इस तरह की हरकत करके उन लोगों का जो है रोजी ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी की नहीं है भाई, आतंकवादी ये भ्रम है। जो कोई अगर समझता है, कश्मीरी हो या कोई भी हो, अगर समझता है कि या पाकिस्तान से जो या ये पीओके से जो ऑक्युपाइड कश्मीर से जो ये आतंकवादी आ रहे हैं और इससे इनका भला होगा, ये इनके हमदर्द हैं, ये बिल्कुल गलतफहमी है। अगर आपके ये हमदर्द होते तो आपके रोजी रोटी पे ये लात मार के गए हैं। आप देखिए, कल तक वहाँ की
जाने का जो टिकट था श्रीनगर जाने का 32,000 रुपये था। अब जाने का टिकट एक भी नहीं है, 0 रुपये में भी आप वहाँ पे कोई जाने को तैयार नहीं है। 1 रुपया में कोई जाने को भी तैयार नहीं है। वहाँ से सारे लोग आने के लिए जो है फ्लाइट्स बंद, ट्रेनें खाली जा रही हैं, ठीक है, होटल्स खाली हो जाएंगे, दुकान वाले बैठ के झक मारेंगे, ठीक है। तो अब तो मान के चलिए कि ये अगले कई सालों तक का ये दर्द दे के गए हैं, लोगों के हमेशा बना रहेगा। जी, इतना बड़ा घटना टूरिस्ट के साथ हुआ है तो इसको आवाम सहन नहीं करेगी। कोई कौन हिम्मत करेगा भाई कि अपने फैमिली के साथ जाए और इतना बड़ा रिस्क ले, ठीक है। अच्छा, आप तो पूरे ग्लोबल लेवल पे जो है इकोनॉमिक की अच्छी समझ रखते हैं, आप इन चीज़ों को भी बेहतर समझते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर टेरर या इस तरह की कोई वारदात होती हैं तो उसका असर जो है हर एक जगह पे, चूँकि ग्लोबल विलेज कंसीडर किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत बड़ा शब्द आपने कहा, ग्लोबल विलेज एंड ग्लोबल पीस। ये सब जो शब्द हैं वो देखिए लिटरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा शब्द है, इनके बहुत गहरे मायने होते हैं। देखिए, ग्लोबल विलेज तो है, पूरी दुनिया आज ग्लोबल विलेज हो गई है, ठीक है। और आपको मालूम है ग्लोबल विलेज शब्द का जो इजाज़ था पहली बार इन्होंने यूज किया था, एक आप ही की तरह जर्नलिस्ट थे कनाडा के, कनाडियन जर्नलिस्ट थे, मैक लॉन शायद उनका नाम था। तो उन्होंने ये शब्द दिया था कि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज की तरह हो गई है। क्योंकि आप देखिए कनाडा में बैठ के भी लोग इंडिया का बासमती चावल खा रहे हैं। हम इंडिया में बैठ के, ये देखिए ये पूमा का जूता है, ये अमेरिका का ब्रांड है, तो अमेरिका का जूता हम इंडिया में पहन रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, आप जो घड़ी पहने ये चाइना की हो, ये जो आप शर्ट पहने हैं इतनी सुंदर, ये सफ़ेद शर्ट, ये कॉटन की शर्ट लग रही है, ये हो सकता है बांग्लादेश से। टाटा। मैं एक बात बता रहा हूँ। तो यानी कि कहीं का सामान कहीं बिक रहा है, कहीं का सामान कहीं बिक रहा है, और दुनिया उस हिसाब से ढल गई है। आज आप हिंदुस्तान में जो डेट खाते हैं, खजूर खाते हैं, वो हम मान के चलते हैं अरब देश से आया होगा, ठीक है। जो अंजीर हम खाते हैं वो भी अरब देश से ही आता है। यहाँ से जो पानी, वो जो पानी पीते हैं वो हिंदुस्तान का पानी पीते हैं। जो मसाले जितने भी तरह के, चाहे हल्दी हो गए, धनिया हो गए, जो भी मसाले हो गए, जीरा, लौंग, इलायची, वो सब इंडिया से जाता है। चावल इंडिया से जाता है, बहुत सारे देशों में गेहूँ इंडिया से जाता है, आटा बन के इंडिया से जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज तो है ही। अब देखिए उसका असर पड़ता है दुनिया में, कहीं भी कोई घटना होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि रसिया यूक्रेन में वार हुआ तो हमको इफ़ेक्ट नहीं किया। रसिया यूक्रेन हमसे कितनी दूर है, वहाँ वार हुआ, इफ़ेक्ट हमको भी किया, इफ़ेक्ट आपको भी मोतिहारी में बैठे लोगों को कैसे किया। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ, बिल्कुल आप बीती, जो मेरे ऊपर बीती है, आपके ऊपर बीती है, मैं उस चीज़ को लिंक करता हूँ। देखिए 2022 में हम लोगों ने एमआरआई लगाया मोतिहारी में। उसके पहले मोतिहारी में एक भी एमआरआई नहीं था। एक्सरे मशीन था और सीटी स्कैन होता था। एमआरआई के लिए लोगों को पटना जाना होता था। तो हमने 2-3 दोस्तों ने ये फैसला किया कि भाई एमआरआई बहुत वाइटल डायग्नोस्टिक सिस्टम है, मोतिहारी इतना बड़ा ज़िला इसमें नहीं है, इसको लगाना चाहिए। तो हम लोग गए बेंगलोर, वहाँ से लेकर 5 करोड़ रुपए लगा सर जी पूरा सेटअप करने में। 5 करोड़ रुपए लगा के हमने उतना बड़ा रिस्क लिया, बैंक से लोन लिया और हमारा एमआरआई मशीन हमें लगाया 22 के जनवरी में। और आप देखें उसी साल फरवरी में रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। उसका आपसे उससे हमारा क्या लेना देना, हमको कैसे इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट ऐसे किया सर जी, एक एमआरआई मशीन जो चलता है ना, उसके अंदर सर हीलियम लगता है। उस मशीन को कूलिंग करने के लिए हीलियम का इस्तेमाल होता है और उसमें 1000 लीटर हीलियम लगता है और 1 लीटर हीलियम का दाम उस समय 800 रुपये लीटर था। तो 1000 लीटर का दाम हो गया कितना, 8 लाख। तो 8 लाख रुपए में हमारी पूरी टंकी फुल हो गई और मशीन हमारा चलने लगा। रसिया यूक्रेन वार के चलते ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो हीलियम आता है वो सिर्फ यूक्रेन से आता है। अब यूक्रेन तो इंडल्ज हो गया वार में,
वहाँ से उसका बिजनेस ठप हो गया। जो प्लांट जो कंपनियां इसको सप्लाई करती थी हिंदुस्तान को, वो सारे बंद हो गए, कम कर दिया उन्होंने। तो हीलियम का दाम 800 रुपये से बढ़ते बढ़ते 2000, 2500, 3000, 4000 रुपये तक हीलियम का दाम, 4200 रुपये तक हीलियम पर लीटर पहुंच गया। और हुआ क्या कि हमारा मशीन जो है 6 महीने चला, उसका से हीलियम फिर उसको डालना होता है। अब भाई साहब 8 लाख का हीलियम हमको 40 लाख रुपए देने पड़े। 8 लाख का हीलियम 40 लाख। ये रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रसिया यूक्रेन वार की वजह से मोतिहारी की मैं घटना बता रहा हूँ, हम लोग कैसे इफेक्ट हुए। फिर इसकी रिकवरी कैसे की आपने? अब आप बताइए कि 6000 रुपये में एक MRI होता था, तो जब 8000 की चीज़, 8 लाख की चीज़ हम 40 लाख में खरीदेंगे तो हम कैसे वो सरवाइव करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हम कस्टमर से रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर तो देगा नहीं, 6000 तो ऐसे ही जल्दी कोई नहीं देता है। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई एक बार देखते हैं, फिर युद्ध क्या है 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा तो रेट शांत हो जाएगा। युद्ध नहीं ख़त्म हुआ, अगले 6-7 महीने बाद फिर से हीलियम डलाना पड़ा, फिर से 40 लाख रुपए, 3 लाख सस्ता पड़ा, 37 लाख में आया। लेकिन फिर भी कहाँ 8 लाख, कहाँ 37 लाख। ठीक है, अब की बार क्या कि हम लोगों ने भराया, फिर हमारे पास दूसरा उपाय ही नहीं था, रेट बढ़ाना पड़ा। 6000 का जो रेट हमारा चार्ज था उसको हमने 12000 किया कि भाई हम 5 गुना दे रहे हैं, आप 2 गुना तो दीजिए। फिर भी हमारी 2 गुने से भी भरपाई नहीं थी। 6000 का MRI हम 12000 कर दिए, फिर भी हम लॉस में चल रहे थे। कहीं ना कहीं आपने व्यवसाय के तौर पे एक शुरू किया, MRI का सेटअप डाला, तो आपको चूंकि हीलियम महंगा मिलने लगा, 8 लाख की जगह पे 40 लाख का मिलने लगा, तो आपने रेट बढ़ाया, MRI का कॉस्ट बढ़ाया, जो 6000 का था वो 12000 हुआ, और इस तरह से आम आदमी भी अफेक्टेड हुआ। अब यहाँ के किसी मोतिहारी के डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है कि MRI करा करके लाओ, तो वो जब आपके पास जाता है तो उसको 6000 की जगह पे 12000 देना पड़ता है। ये है ग्लोबल विलेज और ग्लोबल टेरर का जो है, या कोई भी जंग होती है पूरे दुनिया में, तो उसकी एक मिसाल है कि कैसे लोग अफेक्टेड होते हैं। उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि कोई अगर सोच रहा है मोतिहारी में बैठ के कि भाई रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, हमें क्या, तो आपको भी ध्यान देना होगा, आपको भी चिंता रखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा दुनिया खुल चुका है, पूरा दुनिया जो है एक दूसरे के लिए खुल चुका है, और इतना खुल चुका है कि ऐसा लगता है कि दुनिया जो है सिमट के बाजू मुट्ठी में आ गया, मतलब मार्केट खुला है और दूरियां घटी हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये समझने की बात है, और तमाम वैसे लोगों को समझने की बात है कि दुनिया में शांति कितनी ज़रूरी है। अंगद जी से जो बातें हो रही हैं उसका कंक्लूज़न यही निकलता है कि शांति जो है हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अंगद जी हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और फिर कभी हम इसी तरह मिलते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।